Hello everyone, welcome to LST. LST means let's start together. तो हमने BPSC 133 का गैस पेपर निकाला है। तुलनात्मक राजनीति और सरकार, ये हमारी कोर्स है, इसका हमने गैस पेपर निकाला है जिसका आज ये 4th पार्ट है। तो अगर आपने पुराने पार्ट्स नहीं देखे हैं तो उनको आप देख लीजिए, उनकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा और आपको एंड स्क्रीन पर ही मिल जाएंगे। जैसे आपको ठीक लगे आप देख सकते हैं उनको। तो शुरू करते हैं आज की हमारे आज 4th पार्ट है और 4th ब्लॉक को डिस्कस करेंगे इसमें हम। तो 4th ब्लॉक का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसी स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो हाँ, हमारा पहला क्वेश्चन है, बहुदलीय प्रणाली की व्याख्या करते हुए उसके गुण व दोषों को बताइए। जो गुण व दोष हैं उनको बताना है बहुदलीय प्रणाली की। अच्छा, ये जो है मैंने सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को लिया है, यानी ये गैस पेपर है, मैं पूरी यूनिट को जो है इसमें एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, तो इसमें थोड़ा ध्यान दीजिए इस बात का। तो पूछा बहुदलीय शासन प्रणाली को की व्याख्या करते हुए उसके गुण व दोषों को बताना है। तो बहुदलीय प्रणाली को समझने से पहले हमें राजनीतिक दलों को समझना अत्यंत महत्वपूर्ण है, ठीक है। राजनीतिक दल एक ऐसा संगठन है जो संपूर्ण देश या समाज के व्यापक हितों के संदर्भ में अपने वासियों के हित को बढ़ावा देने के लिए निश्चित सिद्धांत और कार्यक्रमों का समर्थन करता है और उन्हें क्रियान्वित करने के लिए राजनीतिक शक्ति प्राप्त करने की कामना करता है। यानी कि राजनीतिक दल एक ऐसा संगठन है जो अपने सदस्यों की हित की प्राप्ति के लिए सरकार में एक स्थायी पद की कामना करता है। आसान शब्दों में इसको ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं अपनी बहुदलीय प्रणाली के ऊपर। जिस देश में राजनीतिक दल 2 या 2 से अधिक मात्रा में हों तथा ऐसी स्थिति में हो कि चुनाव में उनमें से किसी एक को स्पष्ट बहुमत ना मिले, ऐसी स्थिति में वहाँ बहुदलीय प्रणाली मिलती है, ठीक है। इसमें सरकार जो है वो एक दल की भी बन सकती है तथा कई दलों को मिलकर भी बन सकती है। दोनों ऑप्शन इसमें अवेलेबल होते हैं। अगला, कई दलों की सरकार बनने के कारण मतदाताओं के मत विभिन्न पार्टियों की विचारधारा में बट जाते हैं, या वही है, अब बहुत सारी पार्टियां होंगी तो जो लोगों का मत है वो बहुत सारी पार्टियों में डिवाइड हो जाएगा। अगला है, कई दलों की सरकार बनने के कारण मतदाता, अच्छा ये हो गया। ऐसी दल प्रणाली विश्व के अनेक देशों में पाई जाती है, जिसमें भारत इसका एक उदाहरण है। विश्व के अनेक देशों में पाई जाती है परंतु भारत इसका एक उदाहरण है। हमारे यहाँ कांग्रेस है, बीजेपी है, कई तरह की पार्टियाँ। अगला है, अन्य दल प्रणाली यह दल प्रणाली स्थायी और अस्थायी दोनों हो सकती है। स्थायी बहुदलीय प्रणाली में अनेक दल सत्ता के लिए संघर्ष करते हैं, लेकिन उनका उद्देश्य सरकार चलाने के साथ यह भी रहता है कि राजनीतिक व्यवस्था का में अस्थिरता न आए। यानी कि जो स्थायी बहुदलीय प्रणाली होती हैं वो सरकार चलाती तो हैं, लेकिन इसके सरकार चलाने के साथ उनका एक लक्ष्य और होता है, वह है कि राजनीतिक व्यवस्था में अस्थिरता ना आए। ऐसी जो व्यवस्था है स्विट्ज़रलैंड में पाई जाती है। स्विट्ज़रलैंड में ऐसी प्रणाली है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा पॉइंट, इसके विपरीत अस्थायी बहुदलीय प्रणाली में अस्थिरता की राजनीतिक दलों को कोई चिंता ही नहीं होती। उनका लक्ष्य तो केवल सत्ता प्राप्ति है। इसके उदाहरण जो हैं फ्रांस तथा भारत। सबसे गंदी बात भारत की यही है, भारत की राजनीति की। देश चाहे कहीं भी जाओ पर उन्हें सत्ता में सरकार में आने से मतलब होता है, ठीक है। अब हम बहुदलीय प्रणाली के गुणों की बात करते हैं। इसमें सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व मिल जाता है। जनता को स्वतंत्रता होती है कि वह जिस विचारधारा को चाहे निर्वाचित कर सकते हैं। मंत्रिमंडल में तानाशाही नहीं होती, क्योंकि कई बार कई दल मिलकर ही सत्ता में आए होते हैं तथा संसद में बहुमत मिला जुला होता है। अगला है, मंत्रिमंडल को विधानमंडल में एक दल के बहुमत पर निर्भर ना रहकर विधानमंडल के ही बहुमत पर निर्भर रहना पड़ता है, ठीक है, कॉमन है। आगे बढ़ते हैं। सरकार का जनता के प्रति उत्तरदायी और जनहित विरोध कार्य करने पर समय से पूर्व खंडन हो सकता है। यानी कि सरकार जो है वो अगर जनता के हित में कार्य ना करे, साथ ही कोई ऐसा आपत्तिजनक काम करे जिससे जनता खुश ना हो,
तो सरकार का खंडन भी समय से पूर्व किया जा सकता है। यानी कि अगर 5 साल का कार्यकाल है और सरकार ज़्यादा ही गलत कार्य कर रही है तो उसका खंडन 5 साल से पहले ही कर सकते हैं। अगला है स्थानीय स्वशासन की भावना का विकास होता है। अगला स्वरूप प्रजातंत्र होता है। अच्छा, इसमें राष्ट्रीय सरकार की परिकल्पना संभव है। ठीक है, ये भी कॉमन पॉइंट है। अब आते हैं बहुदलीय प्रणाली के दोषों पर। तो बहुदलीय प्रणाली के जो दोष हैं उनको समझते हैं। कई दलों से मिलकर बनने के कारण सरकार जो है निर्बल और अस्थायी हो जाती है, किसी भी समय टूट सकती है। अगर मान लो 4 दल मिलकर कोई सरकार बना रहे हैं, 2 दल मिलकर कोई सरकार बना रहे हैं और उनमें आपस में फूट होती है तो वो अपना बहुमत या सहमति वापस ले लेंगे उस सरकार से और सरकार गिर जाएगी। अगला है सरकार द्वंद्व और दीर्घकालीन नीतियों का निर्माण नहीं कर सकती। ये भी कॉमन सी बात है। सरकार बनाने में कई मुसीबतें आती हैं और दल को सौदेबाजी करनी पड़ती है। यह राजनीति में भ्रष्टाचार का उन्नत रूप है। ठीक है, दल बदली का बढ़ावा मिलता है और अनुशासनहीनता बढ़ती है। जब कोई भी राजनेता अपनी पार्टी छोड़कर किसी और पार्टी में जाता है तो ये दल बदली की स्थिति होती है और इससे उसमें राजनीति में अनुशासनहीनता आती है। आगे बढ़ते हैं। विभिन्न दलों के मंत्रियों को मिलाकर मंत्रिमंडल का निर्माण होता है जो दल शासन का निर्माण करते हैं, सर नहीं कर सकते। शासन अध्यक्ष की स्थिति बहुत कमज़ोर होती है। किसी भी दल के समर्थन वापस लेने से ही सरकार गिर सकती है। यानी कि सरकार का जो अध्यक्ष है उसकी जो स्थिति है बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं होती है, बहुत कमज़ोर होती है। किसी भी एक पक्ष के समर्थन वापस लेने से ही सरकार गिर सकती है। साझा सरकार होने के कारण उत्तरदायित्व का आधार होता है। यानी कि जब मतलब क्या बोलते गठबंधन होता है तो हम उत्तरदायित्व का अभाव होता है, हम किससे अपने सवाल पूछें। यह प्रणाली सिद्धांतहीनता जो है सिद्धांतहीनता का वो कहलाती है। अस्थिर शासन के जनक जो देश पर चुनावी बोझ डालते हैं। यानी कि अस्थिर शासन के जो जनक है ये अस्थिर शासन, जो कि स्थिर नहीं है, कभी भी गिर सकता है, कभी भी उठ सकता है। वैसे शासन की जनक होती है कैसी? बहुदलीय प्रणाली, जो देश पर चुनाव का बोझ डालते हैं। यानी कि अगर मान लो किसी भी समय सहमति टूट जाती है दलों की और सरकार का खंडन हो जाता है तो हमें फिर से चुनाव करने पड़ते हैं, जिसका बोझ अप्रत्यक्ष रूप से जनता पर ही आता है। अगला पॉइंट है यह अधिक सफल नहीं है और निर्बल और उत्तरदायी के रूप में इसकी आलोचना की जाती है और कभी कभी इसमें कभी भी स्थिर सरकारों का निर्माण नहीं किया जा सकता। अच्छा ठीक है, ये जो है इसको निर्बल और अउत्तरदायी के रूप में इसकी आलोचना की जाती है और इसमें कभी भी स्थिरता का निर्माण नहीं हो सकता। आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ये हमारा नेक्स्ट यूनिट से क्वेश्चन है। मैंने एक यूनिट से मोस्टली एक क्वेश्चन लिया है और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट है उसमें से 2 लिए हैं। तो अगला है दबाव समूह और हित समूहों में क्या अंतर होता है, दर्शाइए। मतलब कि जो दबाव समूह और हित समूह होते हैं उनमें क्या अंतर होता है उसको दर्शाना है। तो दबाव समूह और हित समूहों में अंतर को समझने से पहले दबाव समूह और हित समूहों को समझना होगा। सही, जाहिर सी बात है, अंतरों को समझने से पहले उसको समझना पड़ेगा उनकी क्या प्रकृति है। तो दबाव समूह समान हितों वाले लोगों का संगठन व संघ होता है। माने कि जो लोग जिनका मत किसी भी चीज़ को लेकर समान होता है उनका एक संगठन होता है। इनका उद्देश्य अपने सदस्यों को अधिक से अधिक लाभ और सुविधाएं प्राप्त करवाना होता है। दबाव समूहों का प्रयास होता है कि वे अपने पक्ष में कानून बनवाएं और उनके लिए कार्यपालिका विधायपालिका पर दबाव डालते हैं। ठीक है, लोकतंत्र में इनकी व्यवस्था जो है विशेष भूमिका, मतलब लोकतंत्र में दबाव समूहों की व्यवस्था की विशेष भूमिका होती है। अगला हित समूह कई विद्वान दबाव समूह और हित समूहों को समान मानते हैं, परंतु इनमें अंतर जो है मौजूद होता है। कोई समूह अपने हित को प्रभावकारी ढंग से प्रस्तुत करता है। जब भी कोई समूह, कोई संगठन अपने हित को प्रभावकारी ढंग से सरकार के सामने प्रस्तुत करता है तो वह हित समूह बन जाता है। परंतु जब कोई हित समूह इतना प्रभावशाली हो जाए
कि वह अन्य हित समूहों को पीछे छोड़ दे, तो वह क्या बनता है, दबाव समूह बनता है। जब वह दबाव समूह का रूप लेता है। अगला है दबाव समूह और हित समूहों में अंतर। देखते हैं अब क्या क्या अंतर हो सकते हैं। तो पहले हित समूह लिखे हुए हैं मैंने, उसके बाद फिर दबाव समूह पे ध्यान देंगे। हित समूह का संबंध सामाजिक गतिविधि से, यानी कि हित समूह जो होते हैं ये समाज में जो परेशानियाँ होती हैं उनसे संबंध रखते हैं, ना कि राजनीति से। हित समूह राजनीति के प्रत्यक्ष संबंध नहीं हो रखते, ठीक है, जो मैंने बोला अभी। हित समूहों का संबंध जो है हित समूहों का संबंध सामाजिक संरचना व प्रक्रिया से होता है तथा हित समूह का लक्ष्य सामाजिक गतिशीलता है, यानी कि समाज में गतिशीलता बनाए रखना, ये हित समूहों का लक्ष्य होता है। हित समूहों की संख्या अनेक होती है, यानी कि बहुत ज़्यादा मात्रा में हित समूह मिल जाएंगे आपको, जैसे कि कई प्रकार के हो सकते हैं, किसी धर्म के हिसाब से हो सकता है, जैसे बोलते हैं ब्राह्मण समाज, या फिर जो भी बोल सकते हैं, अपने अपने धर्म के हिसाब से लोग बना लेते हैं, व्हाट्सएप पे ग्रुप बन जाते हैं। हित समूह को अपने लक्ष्य में सफलता प्राप्त होती है, कम होती है, सॉरी, जो हित समूह होते हैं इन्हें अपने लक्ष्य में सफलता जो है कम प्राप्त होती है, क्योंकि इनमें प्रभावकारी गुणों का अभाव देखा जाता है। अच्छा सॉरी, थोड़ी सी ना मिस्टेक हो रही है टाइपिंग की, इसको थोड़ा सा इग्नोर करना। का अभाव देखा जाता है, यानी कि जो हित समूह हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं और इनमें प्रभावकारी गुण बहुत कम होते हैं। ऐसे कुछ ही समूह होते हैं जो बहुत प्रभावकारी रूप से कार्य करते हैं, और जो प्रभावकारी रूप से कार्य करते हैं वो बाद में बड़े होकर दबाव समूह का रूप ले लेते हैं। आ गए हम दबाव समूह पे। तो दबाव समूहों के बारे में देखते हैं क्या क्या है। दबाव समूहों का संबंध राजनीतिक गतिशीलता से है। दबाव समूह राजनीतिक गतिविधियों से प्रत्याशी संबंध रखते हैं तथा राजनीतिक प्रक्रिया को प्रभावित करने की चेष्टा रखते हैं, ठीक है। दबाव समूह और राजनीतिक गतिविधियों को प्रभावित करते हैं और यह उन्हें हित समूहों से अलग करता है। अच्छा, जो दबाव समूह होते हैं ये राजनीतिक गतिविधियों को प्रभावित करते हैं, यही जो उनका तत्व है ये इन्हें हित समूहों से अलग करता है। अगला है दबाव समूहों की संख्या बेहद कम होती है। हाँ, क्योंकि हित समूह बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं, दबाव समूह बहुत कम मात्रा में होते हैं। प्रभावशाली गुण के कारण लक्ष्य प्राप्ति आसानी से हो जाती है, क्योंकि इनकी मात्रा भी कम होती है और इनके जो सदस्य होते हैं ये विधायिका में या कार्यपालिका में एक अच्छी महत्व रखते हैं अपना, जिसकी वजह से इनके जो लक्ष्य की प्राप्ति होती है वो आसानी से हो जाती है। यह दोनों विषय अलग अलग होने के बाद भी समानार्थी अध्ययन का केंद्र बने हुए हैं, यानी कि हित समूह और दबाव समूह, इन दोनों के बीच में पर्याप्त अंतर मौजूद है, लेकिन ये फिर भी एक समानार्थी विषय के रूप में पढ़े जाते हैं। ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी इसी सेम समूह से, सेम यूनिट से है। यह है दबाव समूहों की पद्धतियाँ और युक्तियाँ। ये क्वेश्चन है हमारा, दबाव समूहों की पद्धतियाँ और युक्तियाँ। इसको समझते हैं क्या है। तो दबाव समूह अपने हित के लिए अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए विशेष पद्धतियों का चयन करते हैं। वह पद्धति निम्न में से कोई एक हो सकती है। वो लॉबिंग हो सकती है, वो जनमत को प्रभावित करना हो सकता है, वो चुनाव हो सकते हैं, वो विधायिका को प्रभावित करना हो सकता है, नौकरशाहों को प्रभावित करना हो सकता है, या फिर हड़ताल और बंद द्वारा प्रदर्शन करना हो सकता है। तो अब इनको एक एक करके समझते हैं कि लॉबिंग क्या है, विधायिका को प्रभावित करना क्या है, इनको समझते हैं अब। एक मिनट। तो सबसे पहले हम समझते हैं लॉबिंग क्या होती है। एक मिनट प्रश्न लिख लो। हाँ, तो पहला पॉइंट है लॉबिंग, इसको समझते हैं। लॉबिंग से अभिप्राय दबाव समूहों द्वारा सरकार के निर्णय को प्रभावित करने से है। यह दबाव समूहों द्वारा प्रयोग की जाने वाली सबसे महत्वपूर्ण पद्धति है, यानी कि दबाव समूह राजनीतिक गतिविधियों पर जो प्रभाव डालते हैं उनकी सबसे महत्वपूर्ण पद्धति में से यह सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उसमें आता है सार्वजनिक हितों को परिभाषित करने के लिए हित या दबाव समूह के सदस्य विधानमंडल के विधायकों के साथ साठगांठ करते हैं, यानी कि समझौता करते हैं आपस में। यही साठगांठ विधायकों को दबाव समूहों या हित समूहों के हित में नीति बनाने के लिए बाध्य करती है, यानी कि जो दबाव समूह होते हैं ये विधायकों से पहले ही साठगांठ करके रखते हैं, समझौता करके रखते हैं, जो समझौता विधायकों को इनके हित में कार्य करने के लिए बाध्य करता है, यानी कि मजबूर करता है। अगला पॉइंट है हमारा, वह अपने प्रबल समर्थक
विधायकों द्वारा विधानमंडल में अपने हितों की मांग रखते हैं तथा मजबूत लॉबिंग के कारण सफल भी हो जाते हैं। लॉबिंग का मतलब है जैसे समझौते को ही हम लॉबिंग बोल सकते हैं, यानी कि उनका विधायकों से और दबाव समूहों के बीच में जो समझौता बहुत सुदृढ़ है, जिसकी वजह से जो इनके हितों की प्राप्ति है आसानी से हो जाती है। अपनी लॉबी मजबूत करने के लिए विधायकों को रिश्वत देने से भी नहीं चूकते। यानी कि अगर हम नकारात्मक राजनीति पॉइंट की बात करें तो ये जो दबाव समूह होते हैं या विधायकों को अपनी लॉबी मजबूत करने के लिए रिश्वत देने से भी नहीं चूकते। अब आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है इसका, जनमत को प्रभावित करना। देखते हैं कैसे प्रभावित करता है। दबाव समूह अपने पक्ष की मजबूती के लिए जनता से सीधे संपर्क बनाते हैं। यानी कि दबाव समूहों का जो संपर्क होता है वो डायरेक्ट जनता से होता है और इनके सदस्य जनमानस में अपनी समस्याओं का प्रचार करते हैं ताकि जनता की सहानुभूति भी प्राप्त कर सकें। यानी कि इनका संबंध जो है डायरेक्ट जनता से होता है तथा ये जनता की जो समस्याएं हैं उनका प्रचार इस तरह से करते हैं कि जनता की सहानुभूति इनके साथ हो जाए। अगला है, प्रचार के लिए सामाजिक पत्र, इंटरनेट, रेडियो आदि साधनों का उपयोग करते हैं। यह सबसे कॉमन सी बात है। उससे अगला पॉइंट है, लोकतंत्र में जनता ही एक ऐसा शब्द है जो सरकार की नीतियों को प्रभावित करने की क्षमता रखता है। यानी कि लोकतंत्र में लोग, जनता जो है सबसे महत्वपूर्ण साधन है। ना इसमें प्रधानमंत्री, ना मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति कोई ज़्यादा महत्व नहीं रखता, लोग महत्व रखते हैं। अगर प्रधानमंत्री कोई गलत काम करता है तो लोग उसको हटा सकते हैं, उसके पद से बर्खास्त कर सकते हैं। जनता को अपने पक्ष में करने के लिए यह प्रतिवर्ष एक मासिक रूप से एक पुस्तक का या रिपोर्ट या पुस्तक छपवाते हैं और जिसको निःशुल्क बंटवाते हैं। ये लास्ट पॉइंट है इसका। अगला देखते हैं। अगला पॉइंट है चुनाव। देखते हैं चुनाव क्या है। कोई भी समूह ना तो प्रत्यक्ष रूप से चुनाव में अपना उम्मीदवार खड़ा करता है और ना ही सरकार में शामिल होने की लालसा रखता है। यानी कि जो दबाव समूह होते हैं इनका कोई भी सदस्य चुनाव में प्रत्यक्ष रूप से ना ही खड़ा होता है और ना ही खड़े होने की या शक्ति प्राप्ति की लालसा रखता है, लेकिन यह अप्रत्यक्ष रूप से प्रत्येक दबाव समूह चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। यानी कि प्रत्यक्ष रूप से, यानी कि डायरेक्टली तो ये उसमें पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से पीछे से उसको प्रभावित करने की लालसा रखते हैं, यानी कि प्रभावित करने का प्रयास करते रहते हैं। चुनाव के समय सहयोगी दलों को आर्थिक मदद भी प्रदान करते हैं तथा यह दल जो है अपने दल के पक्ष में प्रचार भी करते हैं। यानी कि अगर कोई दबाव समूह किसी राजनीतिक दल के पक्ष में है तो उसको आर्थिक सहायता प्रदान करना, उसका प्रचार करना अपने समूह के द्वारा, यह उनका कार्य होता है चुनाव के दौरान। अगला है विधायिका को प्रभावित करना। तो राजनीतिक दलों की सहायता करने का कारण यही है कि अपने हितों का ख्याल रखने वाला विधायक विधायिका में जाए। यानी कि जो राजनीतिक दलों को आर्थिक मदद प्रदान कर रहे हैं या रिश्वत दे रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उसका लक्ष्य सिर्फ एक ही होता है कि विधायिका में इनके मतों की ख्याल रखने वाला विधायक विधायिका में जाए। अगला, विधायिका को प्रभावित करने के तरीके हर देश में अलग हो सकते हैं। ब्रिटेन में अनुशासित ढंग से कार्य करते हैं, अमेरिका में पूरा फ़ायदा उठाने में सक्षम है क्योंकि वहाँ पे शक्तियों का जो है पृथक्करण होता है, और भारत, इटली, फ्रांस में यह समूह जो है संसद के बाहर रहकर कार्य करते हैं। अगला है हड़ताल और बंद प्रदर्शन। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसका। हम ये तो देखते रहते हैं, अपने इंडिया में तो लगातार होता रहता है ये। तो इसमें क्या है, जब अपनी बात मनवाने में असफल हो जाते हैं, यानी कि जो दबाव समूह है ये अपनी बात को सरकार को मनवाने में असफल हो जाते हैं तो वह हिंसा के द्वारा, मतलब हिंसा का प्रयोग करने में भी नहीं चूकते, यही पॉइंट कहना चाहता है। और हिंसा का प्रयोग करने में नहीं चूकते तथा ये बंद की घोषणा करते हैं और जो आम जीवन है उसको अस्त व्यस्त कर देते हैं। एक बंद की घोषणा भी करते हैं, इसमें हिंसा का प्रयोग भी हो सकता है। अच्छा, हिंसा का प्रयोग हो सकता है या नहीं, इसका उदाहरण हम अपने किसान आंदोलन के टाइम पे देख सकते हैं। और भारत बंद की घोषणा करके दिल्ली में कितना वो हुआ था। अगला है विरोधी दल का समर्थन प्राप्त करते हैं तथा व्यापक रूप लेते हैं। यानी कि अगर कोई राजनीतिक दल इनकी बात या इनके हितों में कार्य ना करे तो यह विरोधी दल का साथ लेते हैं और अपने आप को और बड़ा कर लेते हैं, व्यापक रूप लेते हैं। भारत में ऐसा आमतौर पर होता रहता है। देखिए हमारी राजनीति का सबसे नेगेटिव पॉइंट है।
इसके उदाहरण के लिए किसान आंदोलन के समय दिल्ली घटना, सबसे मुख्य घटना यही है, इसको आप एग्जाम में लिख सकते हो, रिलेटेड भी है और करंट में भी ये चल रही है इस टाइम पे। तो इसका अगला पॉइंट है प्रचार करना। एक मिनट। तो दबाव समूह अपने पक्ष में जनमत को तैयार करने के लिए तथा सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए प्रचार का सहारा लेते हैं। सभी लेते हैं, राजनीतिक दल भी लेते हैं, दबाव समूह भी लेते हैं, हित समूह भी लेते हैं। समाचार पत्र, रेडियो, टीवी आदि संचार के साधनों पर विचारों का प्रसारण किया जाता है। कई बार पत्र पत्रिकाएं छपवाए जाते हैं तथा उन्हें निःशुल्क वितरित करते हैं। उनका प्रभावशाली प्रचार तंत्र शासन वर्ग को भावी संकटों का आभास करा देता है। यानी कि जो दबाव समूह हैं और ये जो प्रचार करते हैं, इनका प्रचार की शक्ति जो है वर्तमान सरकार को शासन वर्ग में आने वाले भावी संकटों का आभास पहले ही करा देती है। यही कारण है कि भविष्य में राजनीतिक व्यवस्था को संकट से बचाने के लिए सरकार उनकी बात मान लेती है। ये क्वेश्चन भी हमारा यहाँ पर ख़त्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है लास्ट यूनिट से, इस ब्लॉक की लास्ट यूनिट, यानी कि मेरी बेबी में भी 9th यूनिट होगी वो। तो यह है निर्वाचन व्यवस्था और उसके प्रकारों की व्याख्या करें। यानी कि निर्वाचन व्यवस्था जो चुनावी व्यवस्था होती है उसके बारे में ये क्वेश्चन है। देखते हैं क्या है इसमें। तो निर्वाचन व्यवस्था और उसके प्रकारों की व्याख्या करनी है। निर्वाचन व्यवस्था से अभिप्राय ऐसी व्यवस्था से है जो चुनाव अर्थात किसी भी राज्य का प्रतिनिधि करने वाले व्यक्ति का चयन करने की विधि को सुव्यवस्थित और नियमित करता है। यह चुनाव पहलुओं से संबंध रखता है, जैसे मतदाता का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार, चुनाव आयोजित करने के लिए निर्वाचन अंतावली। अगला है मतदान की प्रकृति, मतपत्र की संरचना, ये सब। अच्छा, और निर्वाचन व्यवस्था के मुख्य घटक क्या क्या होते हैं, ये हैं जिले का आकार एवं निर्माण, यानी कि जो जिला है अपना उसका आकार और निर्माण। अगला है मतपत्र की संरचना, उससे अगला है निर्वाचन फॉर्मूला। आगे बढ़ते हैं। चुनाव या फिर निर्वाचन की प्रक्रिया लोकतंत्र का अहम हिस्सा है और इसके बिना तो लोकतंत्र की परिकल्पना भी करना अत्यंत मुश्किल है, क्योंकि चुनाव जो है एक विशेष अधिकार होता है जो किसी भी लोकतंत्र के देश के जो व्यक्ति हैं उनको शक्ति देता है कि वे अपने नेता को चुन सकें तथा आवश्यकता पड़ने पर परिवर्तन भी इसमें कर सकें, क्योंकि यह देश के राजनेताओं को भी के मन में भय पैदा करता है कि यदि वह शोषण करेंगे तो चुनाव के समय जनता जो है उनको हटा देगी, वहाँ से सत्ता से बाहर कर सकती है। तो यह आम नागरिकों को जो है शक्ति प्रदान करता है। ठीक है, अब आते हैं निर्वाचन व्यवस्था के प्रकारों पर। इसके प्रकार विश्व में भिन्न भिन्न देशों में निर्वाचन व्यवस्था भिन्न भिन्न प्रकार की पाई जाती है। मुख्यतः इन व्यवस्थाओं को 4 हिस्सों में बांटा जाता है। पहला है बहुलवाद व्यवस्था, दूसरा है बहुमत व्यवस्था, अगला है अनुपातिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था, उससे अगला है मिश्रित व्यवस्था। ठीक है, अब हम आते हैं पहले पॉइंट पे, यानी कि बहुलवादी शासन व्यवस्था पे आते हैं। बहुलवादी शासन व्यवस्था से अभिप्राय ऐसी व्यवस्था से है जिसमें निर्वाचित क्षेत्र में जिस उम्मीदवार को सबसे अधिक मत प्राप्त होते हैं वही विजयी घोषित कर दिया जाता है। यानी कि जिसको सबसे अधिक वोट प्राप्त हैं वो जीत जाएगा। भारत में लोकसभा तथा राज्यसभा की विधानसभाओं में उम्मीदवारों का चयन इसी आधार पर किया जाता है। इस प्रणाली में इंग्लैंड में कॉमन सभा तथा अमेरिका में प्रतिनिधि सभा या फिलीपींस, कनाडा में निचले सदनों के चुनावों को इसी व्यवस्था के आधार पर किया जाता है। अगला है इसका उदाहरण को समझने से के लिए, एक मिनट वो कर लेता हूँ। इसके उदाहरण को समझने के लिए चुनाव क्षेत्र में यदि 3 उम्मीदवार खड़े हैं जो क्रमशः 40, 35 और 25% मत प्राप्त करते हैं, तो सार्वजनिक मत में जो सर्वाधिक मत प्राप्ति हुई है उस उम्मीदवार को विजय घोषित कर देंगे, चाहे उसको बहुमत मिला हो या ना मिला हो,
यानी कि इसमें 40% वाले को विजयी घोषित कर देंगे। अगला है, वर्तमान में अनेक लोकतांत्रिक देशों में साधारण बहुमत प्रणाली को विकृत माना जाता है क्योंकि यह स्पष्ट बहुमत पर आधारित नहीं होती। इसमें यह विश्वास किया जाता है कि बहुमत की दृष्टि से यह पद्धति लोकतंत्र के सिद्धांतों का उल्लंघन करती है। ठीक है, अगला आगे बढ़ते हैं। अगला है बहुमत प्रणाली। ये मोस्टली ये यूज़ होती है ज़्यादातर। इसमें देखते हैं, बहुमतीय व्यवस्था में उस उम्मीदवार को विजयी माना जाता है जिसको कम से कम आधे मत अवश्य प्राप्त हों। इसके अंतर्गत कुछ और प्रणालियों का प्रयोग भी होता है, जैसे एक बार में मत करवाया जाए और जब तक उसको उम्मीदवार को स्पष्ट बहुमत ना मिले जब तक उसको बार बार चुनाव करवाए जाएं स्पष्ट बहुमत मिलने तक। इस पद्धति का मुख्य दोष यह भी है कि इसमें बार बार मतदान होने से समय और धन दोनों का अपव्यय होता है, यानी कि दोनों के जो है खर्चा ज़्यादा होता है। और यह व्यवस्था के दो भाग होते हैं। पहला है 2 राउंड व्यवस्था, यानी कि जिसमें चुनाव बार बार होते हैं, और दूसरा है वैकल्पिक मत व्यवस्था। इसमें क्या होता है कि विकल्प होते हैं, ऑप्शनल होते हैं। समझते हैं इसको आगे भी। तो एक मिनट रोक लेता हूँ। तो 2 राउंड व्यवस्था या द्वितीय बैलेट व्यवस्था के अंतर्गत चुनाव के 2 दौर होते हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि पहले दौर में संपूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं हुआ, तो जो पहले दौर में जो ऊपर के 2 उम्मीदवार हैं, यानी कि अगर 5 उम्मीदवार हैं उसमें से 2 उम्मीदवार हैं जिनको स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, तो ऊपर के दोनों को हम रखेंगे, बाकी के नीचे वाले तीनों उम्मीदवारों को हटा दिया जाता है तथा ऊपर के 2 उम्मीदवारों में फिर से चुनाव करवाए जाते हैं तथा जिसको स्पष्ट बहुमत मिलता है उसको विजयी घोषित कर दिया जाता है। ये पूरा है, इसको पढ़ सकते हो आप। इसकी PDF में आज डाल दूंगा, उसके लिंक में उसमें टेलीग्राम पे, आप उसको ज्वाइन करके टेलीग्राम से ले सकते हो इसका PDF। वैकल्पिक मत, अच्छा अगला पॉइंट है इसका वैकल्पिक मत व्यवस्था, यानी कि 2 व्यवस्था बताई ना मैंने इसकी, तो ये दूसरी वाली बातें हैं। तो वैकल्पिक मत व्यवस्था जिसे अल्टरनेटिव बोर्ड सिस्टम भी कहते हैं, इसमें एकल सदस्य निर्वाचन क्षेत्र होता है। यह एक अधिक मानवीय मत पर आधारित होती है, अर्थात मत का निर्वाचन क्षेत्र केवल एक ही उम्मीदवार को ना देकर सभी उम्मीदवारों को वरीयता के अनुसार क्रमबद्ध करते हैं। यानी कि इसमें क्या होता है, अगर मान लो हमने 5 उम्मीदवार खड़े करें, 1 2 3 4 5, तो इसमें किसी एक को वोट ना देकर इन सबको वोट दिया जाता है। सबको कैसे दिया जाता है, अगर हमें ये वाला जो है, एक मिनट, ये वाला प्रतिनिधि जो है ये हमें सबसे ज़्यादा प्रिय है, यानी कि इसको हम चाहते हैं कि ये फर्स्ट नंबर पे आए, तो हम इसको 1 नंबर पे चयन करेंगे इसका। और अगर हम चाहते हैं कि ये वाला जो है 2 नंबर पे आए, तो हम क्या करेंगे, इसके बैलेट के आगे 2 नंबर लगाएंगे इसमें हम। और हम चाहते हैं कि इसको हम तीसरे नंबर पे देना चाहते हैं, इसकी वरीयता तीसरे नंबर पे हमारे नज़रों में, तो उसको हम 3 नंबर देंगे। ऐसे इस प्रकार सभी उम्मीदवारों को वोट दिया जाता है। जैसे कि अपनी पसंद के उम्मीदवार को 1 नंबर देके दूसरी पसंद वाले को 2 नंबर और तीसरी पसंद वाले को 3 नंबर, इस प्रकार से मतदान होता है। और मतों की गिनती में पहली वरीयता के आधार पर जीतने वाले उम्मीदवार की जीत निश्चित की जाती है। यानी कि जो जीत घोषित की जाती है वो पहली वरीयता, यानी कि पहली प्रायोरिटी के प्रतिनिधि को दी जाती है, यानी कि जिस प्रतिनिधि को पहली प्रायोरिटी में सबसे ज़्यादा वोट मिले हों। इसके और भी टर्म्स है, लेकिन अभी हमारे लिए इतना ही बहुत है, क्योंकि अभी हम सिर्फ गैस पेपर को वो कर रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं। अगला है हमारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था। इस पद्धति का प्रयोग बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्रों में होता है तथा यह पद्धति अल्पसंख्यकों को भी प्रतिनिधित्व प्रदान करती है ना। और इस पद्धति की मुख्य विशेषता यह है कि उम्मीदवार को बहुमत प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। इस पद्धति का जो प्रयोग है सर्वप्रथम 1994 में फ्रांस में हुआ था तथा आज अनेक देशों में हो रहा है। इस प्रणाली के 2 रूप हैं। पहला है एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, दूसरा है सूची प्रणाली। 2 है, पहला ये पहला है, ये दूसरा है। अब समझते हैं इनको, ये क्या है। पहला है एकल संक्रमणीय प्रणाली, इसको देखते हैं। इसमें क्या, इस प्रणाली के अनुसार देश को बहुत सदस्य निर्वाचन क्षेत्र में बांटा जाता है। बहुल सदस्य यानी कि इसमें बहुत सारे सदस्य होते हैं। निर्वाचन क्षेत्र में बहुत सारे सदस्य होते हैं जिनको हमें
जिनका हमें वो करना होता है, चयन करना होता है, बांटा जाता है और प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में कम से कम 3 और अधिक से अधिक 20 सदस्यों को चुना जाता है। अगला है, इस पद्धति में मतदाता को एक पर्चा दिया जाता है जिसमें उम्मीदवारों का नाम और प्रतीक दिए होते हैं और दाएं और खाली खाने बने होते हैं, यानी कि इधर नाम लिखा हुआ है, यहाँ पे एक ऐसा डिब्बा बना हुआ है खाली, यहाँ पे नाम लिखे हुए हैं, यहाँ पे खाली डिब्बा बना हुआ है, यहाँ पे नाम लिखे हुए हैं, यहाँ पे खाली डिब्बा बना हुआ है, ये होता है इसमें। अब देखते हैं आगे। खाली खाने दिए होते हैं। अब है, खाली खानों पर मतदाता को 1 2 3 4 आदि क्रम संख्याएं लिखकर अपनी प्राथमिकता प्रकट करनी होती है, यानी कि जिसको वह पहला प्राथमिकता देना चाहते हैं उसको 1 नंबर, फिर 2 नंबर, फिर 3 नंबर, इस प्रकार से उसका उनका मतदान होता है, यानी कि चुनाव होता है। और जो व्यक्ति होता है उसकी स्वेच्छा होती है कि जिसको वो देना चाहता है उसी को दे सकता है, कोई दबाव नहीं होता उसके ऊपर। दूसरा, अगर वो चाहता है कि मैं सिर्फ 3 लोगों को वोट दूँ तो वो 3 को भी दे सकता है, बाकी खानों को वो खाली छोड़ सकता है। इसमें क्या होता है, जब इनकी गिनती की जाती है तो जो अवैध मत होते हैं उनको रद्द कर दिया जाता है और गिनती के बाद उम्मीदवार को वोट में निश्चित मत प्राप्त हो ही जाते हैं और विजयी घोषित कर दिया जाता है। अगला है सूची प्रणाली, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको देखते हैं क्या है। इस प्रणाली के अंतर्गत बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था होती है। अगला, इसमें एक क्षेत्र से कई प्रतिनिधियों को चुनाव किया जाता है, एक क्षेत्र से कई प्रतिनिधियों का चुनाव एक साथ किया जाता है। इसमें निर्वाचन का आधार व्यक्तिगत ना होकर दलीय होता है, यानी कि जो वोट दिए जाते हैं वो किसी व्यक्ति को ना देकर पूरे दल को दिए जाते हैं। जो वोट उम्मीदवार को मिलते हैं वो दल के वोट होते हैं, वही बोला मैंने अभी। इसमें मतदाताओं का विशेष सूची दिए गए उम्मीदवार को अपनी पसंद का, अच्छा वही है जैसे हमने पहले बोला था ना, सूची के अनुसार इसमें वोट मिलते हैं 1 2 3 4, और जो पहली सूची होती है उसको विशेष अधिकार दिया जाता है। अगला है, पहली पसंद वाले प्रतिनिधि को दूसरी पसंद वाले प्रतिनिधि को 2, मतलब पहली पसंद वाले को 1, दूसरी वाले को 2, ये मैंने आपको समझा दिया है, इसको इसमें पढ़ नहीं रहा हूँ। अगला है, इसके उदाहरण के लिए यदि चुनाव में 10 उम्मीदवार खड़े होते हैं, बस मिसप्रिंट हो रहे हैं ये बहुत ज़्यादा, खड़े होते हैं तो कुल मत अगर मान लो टोटल 10,000 वोट पड़े हैं, जिसमें से किसी एक दल को 60,000 तथा बाकी 2 दलों को 20,000 वोट प्राप्त हुए हैं, तो इसमें क्या होगा, जिस दल को 60,000 वोट प्राप्त हुए हैं, यानी कि उसको 60% का क्या हुआ है, वो मिला हुआ है, मतलब कि मत मिले हुए हैं, और बाकी को 20% मिले हुए हैं। तो जो 20% वाले हैं, इसमें क्या होगा कि जो 60% वाला है इसको अपने 6 उम्मीदवार रखने का अधिकार है, और जो बाकी हैं उनको 2 मत रखने का अधिकार है, यानी कि जो 60% वाले को 6 उम्मीदवार रखने का अधिकार है और 20% वाले को 2 रखने का, तो क्योंकि टोटल 100 होते हैं तो इनको देखा जाए तो आप देखो 100 ही बनेंगे वो। मेरा 6 + 2 + 2 यानी कि 10, यानी कि टोटल 10 उम्मीदवार होने चाहिए, जिसमें से हमने इसको 6, इसको 2, इसको 2, इतने उम्मीदवार रखने की हमने अधिकार दिया हुआ है। यह है सूची प्रणाली में। यह प्रणाली सरल होती है लेकिन बड़े देशों के लिए व्यवहारिक भी है, मतलब सरल होने के साथ साथ बड़े देशों में व्यवहारिक भी है। इसमें दलीय प्रणाली के दोष उभर कर सामने आने लगते हैं और उम्मीदवार के ऊपर कठोर दलीय शासन भी लागू होने के कारण उसकी स्वतंत्रता का ह्रास होने लगता है, यानी कि जो सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहा है उसके ऊपर क्या है, अनेक दलों का बोझ है, तो जिसकी वजह से उसका ह्रास होने लगता है, वो खुल के कार्य नहीं कर सकता है। अगला है, अच्छा मैं इसके जो लिंक PDF में मैं डाल दूंगा, आप उसको पढ़ सकते हो, PDF का लिंक डाल दूंगा, आप PDF को डाउनलोड करके पूरा पढ़ सकते हो, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। मैं इसमें सिर्फ आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। अगर आपको PDF समझने में दिक्कत आती है तो आप वीडियो देख सकते हो ताकि आपको ठीक से समझ में आ जाए। अगला देखते हैं, मिश्रित सदस्य व्यवस्था, ये अपनी फोर्स व्यवस्था है निर्वाचन में। तो इस प्रकार की व्यवस्था का संबंध उस निर्वाचित व्यवस्था
से है जिसमें विधान पालिका की कुछ सीटों को एकल सदस्य निर्वाचन क्षेत्रों का प्रयोग करते हुए बहुलवादी या बहुमत के द्वारा भरा जाता है। यानी कि आधी सीटों को, कुछ आधी नहीं मतलब कुछ सीटों को जो है हमें एकल सदस्य निर्वाचन क्षेत्र व्यवस्था द्वारा भर लिया जाता है और बाकी जो व्यवस्था है उनको बहुलवादी या बहुमतवादी द्वारा भरा जाता है। इसमें क्या होता है, दोनों प्रकार की या 3 प्रकार की जो प्रक्रियाएँ विधियाँ हैं उनको मिक्स कर लिया, इसलिए इसको सदस्य मतलब मिश्रित सदस्य व्यवस्था बोलते हैं। मिश्रित का मतलब ही होता है मिक्स्ड, वही है। उदाहरण के लिए जर्मनी में राष्ट्रीय विधानसभा में 50% सीटें एकल सदस्य निर्वाचन क्षेत्र से भरी जाती हैं और बाकी की शेष 50% सीटें जो हैं वो ये जो है एकल व्यवस्था से भरी जा रही हैं, बाकी जो है ये 50% सीटें जो हैं ये बहुलवादी फॉर्मूले से भरी जा रही हैं, ये बोलना चाह रहा है। अगला है, इस प्रकार न्यूजीलैंड में राष्ट्रीय विधान पालिका में 60% सदस्यों का जो निर्वाचन है वो बहुलवादी फॉर्मूले के आधार पर किया जाता है और बचे हुए 40% सदस्यों का निर्वाचन दल सूची में किया जाता है। ठीक है, बीच में मिश्रित होता है। अगला है, मिश्रित सदस्य व्यवस्थाओं का लक्ष्य एक सदस्य बहुलवादी व्यवस्था में जुड़े प्रतिनिधियों का उत्तरदायित्व और व्यवस्था से जुड़े अधिक न्यायपूर्ण प्रतिनिधियों के बीच संतुलन प्राप्त करना होता है। यानी कि इसका जो लक्ष्य होता है वो, जैसे मान लो हमने 3 व्यवस्थाएं पढ़ी, अनुपात वह वाली और बहुमत वाली और बहुदलीय वाली। इन तीनों प्रणालियों के अपने अपने गुण व दोष हैं, तो इन तीनों प्रणालियों के गुणों को इसमें ऑब्जर्व कर लिया जाता है और दोषों को जो है इसमें ऑब्जर्व नहीं किया जाता है। जैसे मान लो बहुमत प्रणाली के जो दोष हैं उनको छोड़ दिया जाएगा, उन दोषों वाली स्थिति में हम बहुदलीय प्रणाली का इस्तेमाल कर लेंगे। इस तरह अपने देश को मतलब राजनीति को बहुत ज़्यादा उच्च लेवल पर इसका विकास करने के लिए मिश्रित व्यवस्था का इस्तेमाल किया जाता है। यही है बस। अब ये यूनिट हमारी यहीं पे ख़त्म होती है। तो आज हमारी 4 यूनिट ख़त्म हो चुकी हैं, यानी कि वीडियो का 4th पार्ट था। अब 5th पार्ट है वो मैं कल या परसों तक 1 या 2 दिन में अपलोड कर दूंगा और जो इसकी PDF है वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल देता हूँ अभी। आपको अगर चाहिए तो आप टेलीग्राम से ज्वाइन हो सकते हो, ले सकते हो वहाँ से। और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों में अगर आपको हेल्पफुल लगती है तो। और थोड़ा टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि मैं जो सारा कंटेंट है वो खुद प्रिपेयर कर रहा हूँ। आप भी देख के समझ रहे होगे कि मैंने कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं किया हुआ है, खुद ही प्रिपेयर कर रहे हैं, खुद ही उसको एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है वीडियो आने में। तो ठीक है, अगर आपको लगता है कि मैं मेहनत कर रहा हूँ, आपके लिए हेल्पफुल कंटेंट लेके आ रहा हूँ, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो। थैंक यू।